हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट जॉब समाचार चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो लोग आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अगर आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कौन सी 5 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जिससे आप आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी आसानी से कर सकते हैं और उसको आसानी से क्लियर भी कर सकते हैं। अगर आपको ये 5 चीज़ें आपको पहले से पता होंगे तो आपको आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और आपके लिए इस आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ही आसान होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो आगे आज हम बढ़ते हैं कि वो क्या 5 चीजें हैं जिस पे आपको खास करके ध्यान देना है आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी चालू करने से पहले। तो जो 5 चीजें हैं उनमें से पहला चीज है जो आपको याद रखनी है, जो है एग्जाम पैटर्न। जो पहले आपको किसी भी एग्जाम का तैयारी करने से पहले आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। क्या आरबीआई असिस्टेंट का क्या एग्जाम पैटर्न है, कि क्या क्या उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, किस तरह का एग्जाम का पैटर्न है। तो जो पहला एग्जाम होता है इसमें प्रीलिम्स होता है। आपको पता होना चाहिए कि इसमें 3 टाइप्स के वो एग्जाम होते हैं, जिसमें पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। तो अब हम लोग पहले जानेंगे प्रीलिम्स में किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, क्या टाइमिंग मिलेगा, उसके बारे में डिटेल में हम जानते हैं प्रीलिम्स एग्जाम किस तरह से होता है। पहले 3 सेक्शन में प्रीलिम्स को बांटा गया है, इंग्लिश लैंग्वेज में, न्यूमेरिकल एबिलिटी में और रीजनिंग एबिलिटी में। जो टोटल 100 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स के होंगे, जिसके लिए आपको टाइम ड्यूरेशन 20 मिनट का मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन होंगे, जिसको आपको 35 मार्क्स का होगा और जिसके लिए आपको टाइम ड्यूरेशन 20 मिनट का मिलेगा। और आपके रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके 35 मार्क्स होंगे और जिसके लिए टाइम ड्यूरेशन आपको 20 मिनट का मिलेगा। मतलब टोटल 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। पर ये जो तीनों हैं वो सेक्शन वाइज बांटे जाएंगे। पहले आपको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 20 मिनट का टाइम मिलेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी के फिर 20 मिनट का टाइम मिलेगा और रीजनिंग एबिलिटी के आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा। तो ये 3 सेक्शंस में 20-20 मिनट के सेक्शंस बांटे हुए हैं, जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स होगी। तो आपको प्रीलिम्स एग्जाम का कुछ इस तरह से इसका सेक्शंस बटा हुआ है। तो आगे जानते हैं जो आपका मेंस एग्जाम क्या होता है, मेंस कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह के सेक्शंस हैं उसमें। मेंस एग्जाम्स में आपके 200 क्वेश्चंस होते हैं, 5 सेक्शंस में बांटा गया है। इंग्लिश लैंग्वेज में, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड्स में और कंप्यूटर नॉलेज में, जनरल अवेयरनेस में और रीजनिंग एबिलिटी में। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 मार्क्स होगी। जो इसके 5 सेक्शंस हैं आप देख सकते। इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चंस होंगे, जिसका 40 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको टाइम मिलेगा 30 मिनट का। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड्स में 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, जिसमें आपको टाइम मिलेगा 30 मिनट का। रीजनिंग एबिलिटी भी 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, जिसमें आपको टाइम मिलेगा 30 मिनट का। कंप्यूटर नॉलेज जो 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स होंगे, जिसमें आपको टाइम मिलेगा 20 मिनट का। और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, जिसमें आपको टाइम मिलेगा 25 मिनट का। तो टोटल टाइम जो मिलेगा आपको 135 मिनट्स का टाइम मिलेगा, जिसमें आपके सारे 5 सेक्शंस में एग्जाम को बांटा गया है और जिसमें 30-30 मिनट के 3 होंगे, फिर 20 और 25 मिनट का होगा। तो टोटल आपको 135 मिनट का टाइम मिलेगा, आपको ये एग्जाम का टाइम मिलेगा। इसके बाद अब आपके पास आता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अगर आप इसे क्वालिफाई नहीं करते, आप इसमें फेल हो जाते हैं, तो आपको यहाँ से इसको एग्जाम से आपको सिलेक्शन से निकाल दिया जाएगा। तो ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, जिसमें जैसे कि आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे सपोज डेट आप गुजरात के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यूपी का बंदा है और अगर वो गुजरात के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको गुजराती लैंग्वेज आना मैंडेटरी है। अगर आपको गुजराती लैंग्वेज नहीं आता तो आप फेल हो जाएंगे और आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो अगर किसी भी स्टेट जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका रीजनल लैंग्वेज आपको आना ही चाहिए।
वरना आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था वो एग्जाम पैटर्न का। अगर कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, किसी की भी, आपको एग्जाम पैटर्न हमेशा से पता होना चाहिए। क्या आपका क्या क्या एग्जाम पैटर्न होंगे, किस तरह का उसमें सिलेबस आएगा, मतलब किस तरह के सेक्शंस बांटे गए हैं, क्या आपको टाइम दिया जाएगा, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, उसके बारे में आपको पहले से पता होना ही चाहिए, ताकि आपको आसानी से एग्जाम क्लियर कर सके। तो दूसरे टॉपिक की तरफ, जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका कंप्लीट सिलेबस। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको पहले सिलेबस पता होना चाहिए, जिससे आपको एग्जाम में स्टडी तैयारी करने में बहुत ही आसानी हो। ताकि आपको अगर सिलेबस पता होगा तो आप ही एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बिना सिलेबस के तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते, तो आपको सिलेबस पता होना जरूरी है। तो हम लोग जो सिलेबस की तरफ चढ़ते हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पहला टॉपिक होगा। आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा होगा सिनोनियम्स एंटोनियम्स से आपके क्वेश्चंस आएंगे। फिर सेंटेंस करेक्शन जो होता है, सेंटेंस को करेक्ट करना, उसके क्वेश्चंस आएंगे। वर्ड मिसिंग से आएंगे, क्लोन्स टेस्ट से आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आएंगे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं उससे आएंगे, सेंटेंस कंप्लीट करने के आएंगे, फ्रेज आएंगे, और एंड एक्टिव पैसिव से आएंगे। ये इंपॉर्टेंट 11 टॉपिक्स हैं जिसमें से आपको इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस, इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सिलेबस जो है आपका, न्यूमरल एबिलिटी और कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड्स के जो हैं, उसमें पहला टॉपिक है वो टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम और डिस्टेंस के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपको। टाइम एंड वर्क के रिलेटेड आएंगे, एचसीएफ एंड एलसीएम के रिलेटेड आएंगे, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, एवरेज, प्रोबेबिलिटी, इसी टाइप से कंपैरिजन, कॉम्बिनेशंस, पाइप्स और न्यूमरल सिस्टम, ज्योमेट्री, मेजरमेंटेशन, परसेंटेज, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आएंगे। और रीजनिंग सिलेबस जो है आपका, अल्फाबेटिक एंड मिसलिनियस सीरीज से आपके क्वेश्चंस आते हैं, ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन से आते हैं, कोडिंग से आते हैं, ऑर्डर एंड अरेंजिंग और सीक्वेंस में, इनइक्वालिटी, सिंबॉलिज्म, सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स, अल्फाबेट एंड न्यूमरल टेस्ट, और मिसलिनियस से ऑड वन, ऑड आउट, मैथमेटिक्स, ऑपरेशंस, इनके रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स से आपको रीजनिंग एबिलिटी में क्वेश्चंस आते हैं। और आपका कंप्यूटर नॉलेज का जो सिलेबस है, लैंग्वेजेस जो होते हैं कंप्यूटर्स के, बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स की जो हिस्ट्री होती है उससे आते हैं, डिवाइसेस से आते हैं, वायरस एंड हैकिंग से आते हैं, वायरस और हैकिंग के रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको उसमें पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं वो करंट वर्ल्ड न्यूज से आते हैं, क्या अभी करंट वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है, उसके न्यूज क्या है, करंट इंडिया में क्या न्यूज है, अभी क्या उसका न्यूज में आ रहा है, उसके रिलेटेड आते हैं। ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट के रिलेटेड आते हैं, आपके हिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिर बैंकिंग अवेयरनेस के आते हैं कुछ क्वेश्चंस। फिर आरबीआई टर्म्स, जो आरबीआई के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, न्यूज है, उसके रिलेटेड आते हैं। और एक्ट एंड लॉज रिलेटेड टू आरबीआई, जो आरबीआई के एक्ट एंड लॉ जो आरबीआई से रिलेटेड होते हैं उनके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये सारे सिलेबस जो हैं आपको पता होने चाहिए, कहाँ कहाँ से आपके किस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको सिलेबस पता होगा तभी आप इससे आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, जो आपको पता होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है, वो प्रीवियस ईयर कट ऑफ। अगर मैं बात करूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में उसका कट ऑफ क्या गया है, जिससे आपको अंदाजा होता है कि सिलेबस आसान आया था, बच्चे अच्छी तरह से क्वेश्चन कर पा रहे थे, और कितना कट ऑफ गया है। इसके रिलेटेड आपको ये पता होगा कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, इस हिसाब से आपका कट ऑफ जाएगा। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको तैयारी करने में और आसानी हो सके, और आपको सिलेबस जो आपका जो कॉन्सेप्ट है, स्पीड है, उन सब पे आप फोकस कर सके, ताकि आपको पता चले कि क्या कट ऑफ था पिछली बार का। पिछली बार का कट ऑफ कुछ ऐसा था कि जैसे अहमदाबाद और ये बेंगलुरु, इस टाइप्स की जगह पे अहमदाबाद में एससी का गया था 90.25 और एसटी का गया था 79,
ओबीसी का 89.50, अदर बैकवर्ड का 91 गया था और जनरल का गया था 92.75। इन कट ऑफ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कट ऑफ हाई आपको जरूर दिख रहा होगा, पर इससे आपको यह भी पता चल रहा होगा कि जो सिलेबस था प्रीलिम्स का, वो जो क्वेश्चंस आए थे वो आसान आए होंगे। अगर लोग 92 93 अगर ला रहे हैं, इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपका सिलेबस जो होगा, वो क्वेश्चंस जो होंगे वो आसान आए होंगे। मतलब सिर्फ आपका जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि आसान आए थे, तो मतलब इजी क्वेश्चंस होंगे, उतने हार्ड नहीं आए थे। हाँ, पर आपका स्पीड मेंटेन करा हुआ होना चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने चाहिए, ताकि तभी आप कट ऑफ क्लियर कर सकेंगे। तो इससे आपको यह अंदाजा मिल चुका होगा कि कट ऑफ जो है वो बहुत हाई जरूर गया था, पर सिलेबस जो है वो बहुत ही आसान आया था, जिसके कारण कट ऑफ इतना हाई गया था। तो मतलब आपको स्पीड मेंटेन करके ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, तभी आप अपना कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। और आगे बढ़ते हैं। जो इसका बहुत लोगों का सवाल होता है कि प्रीलिम्स में जो सीजनल कट ऑफ होता है कि नहीं होता। हाँ, तो मैं बताना चाहूंगा, प्रीलिम्स में आपका सीजनल कट ऑफ होता है, जिसमें अगर आप फाइनल कट ऑफ क्लियर कर जाएं तो, अगर और सीजनल कट ऑफ नहीं क्लियर करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। जो लास्ट टाइम का जो सीजनल कट ऑफ था, इंग्लिश में जनरल के लिए 11 थे, और न्यूमरल एबिलिटी में 12 थे, और न्यूमरल एबिलिटी में 13 थे, और रीजनिंग एबिलिटी में 12 थे। तो सपोज डेट अगर जैसे कि आपका कट ऑफ अगर 93 94 आ गया हो, फाइनल कट ऑफ आपका इतना आ रहा हो, पर अगर जनरल का कट ऑफ अगर सीजनिंग में इंग्लिश में 11 है, पर आपके मार्क्स आपके 10 आए हैं, और आपका ओवरऑल कट ऑफ भले 95 96 हो, आप क्वालिफाई कर गए हो, फिर भी आप फेल हो जाएंगे। तो मतलब आपका पहला जो टारगेट, जो ओवरऑल कट ऑफ के साथ साथ आपका सीजनल कट ऑफ भी होना चाहिए, कि सीजनिंग जो कट ऑफ है, सीजनल कट ऑफ जो है, सेक्शनल वाला जो कट ऑफ है, सेक्शन के वाइज जो कट ऑफ आया हुआ है, वो भी आपको क्वालिफाई करना होगा। सेक्शन वाइज जो कट ऑफ दिया गया है, जैसे कि इंग्लिश में 11 आया था लास्ट टाइम, तो आपको 11 तो मार्क्स सेक्शन वाइज इंग्लिश में आपके आने ही चाहिए, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। तो सेक्शन कट ऑफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी आपको ध्यान देना होगा कि सेक्शन कट ऑफ भी आप क्वालिफाई करें। जो चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि प्रीवियस ईयर का पेपर का एनालाइज होना। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस और टॉपिक किस टाइप से आए थे, कहां से आए थे, कितने क्वेश्चंस आए थे, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि इसी के हिसाब से आप तैयारी भी कर सकते हैं। जिससे आपको पता चलेगा कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए किसी भी एग्जाम का। तो प्रीवियस ईयर का हम यहाँ पे पेपर एनालाइज करेंगे, जिससे पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप से कहां से कौन से क्वेश्चंस आए थे और कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था। तो पहला हम लोग रीजनिंग एबिलिटी के बारे में चेक करेंगे। पहला टॉपिक था पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। इसके 3 सेट आए थे, और जो टोटल क्वेश्चन आए थे 15 क्वेश्चन इसमें से आए थे। तो आप देख सकते हैं, ये जो टॉपिक है पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट टाइम 15 क्वेश्चन आए थे, मतलब 3 सेट्स थे 5-5 के, और 15 क्वेश्चन आए थे। और जो क्वेश्चन लेवल था, इजी टू मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चन थे। तो आप अगर रीजनिंग पे फोकस कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा फोकस पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट पे कीजिए, क्योंकि यहां से 15 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा आता है सिंबोलिज्म। इसके 3 क्वेश्चन आए थे। जो क्वेश्चन का टाइप था बिल्कुल इजी था, आप आसानी से कर सकते थे। इनइक्वालिटी के भी 3 क्वेश्चन थे, और जो टॉपिक लेवल था बिल्कुल इजी था। ब्लड रिलेशंस के 2 क्वेश्चन थे, इसके भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे और इजी टू अटेम्प्ट थे। और डिस्टेंस वाले सेंस वाले में से 3 क्वेश्चन आए थे आपके, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन थोड़े डूएबल थे, बिल्कुल अच्छे थे, आसानी से आप कर सकते थे। डूएबल क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन आस्क किए गए थे आपसे, और डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस को इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते थे। छठा टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम से आपके 2 क्वेश्चन आए थे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इसमें आस्क किए थे 5 थे, प्रॉब्लम्स जो दिए गए थे 2 थे, उसमें से 5 क्वेश्चंस आए थे, और दोनों इजी टू मॉडरेट के थे एकदम। और मिसलेनियस से आपके 7 क्वेश्चंस आए हुए थे। तो आपको याद, इस तरह से आपके क्वेश्चंस डिवाइड हुए थे, जिससे आपको पता चलेगा कौन सा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो इसमें से ये जो पिछली बार का सिलेबस के पैटर्न से हिसाब से पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, जहां से आपके 15 क्वेश्चन आए थे। मतलब 15 मार्क्स तो आपके पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट से थे। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा था न्यूमेरिकल
एबिलिटीज से। न्यूमेरिकल एबिलिटीज में DI के जो क्वेश्चंस थे, आपके 5 सेट क्वेश्चन थे जिसमें एक सेट आया हुआ था जो बिल्कुल इजी था। एक सेट था जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और बहुत ही इजी क्वेश्चन आया हुआ था। रॉन्ग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, ये भी बहुत ही इजी था। सिंप्लीफिकेशन से आपके 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये टॉपिक भी बहुत इजी था और 15 क्वेश्चन थे। ये जो इंपॉर्टेंट है इसको आप ध्यान से देखिएगा, किसमें आपके ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। मिसलिनियस क्वेश्चन अर्थमेटिक से आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये इजी टू मॉडरेट था। इसमें टॉपिक्स जो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं किस किस टॉपिक से आपके सवाल आए हुए थे। इस टॉपिक्स का आपको ख्याल रखना है और कहाँ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसके बारे में आपको ख्याल रखना है। आपके इंग्लिश लैंग्वेज में जो था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 10 क्वेश्चन आए हुए थे, वो भी बहुत इजी थी। और फिल इन द ब्लैंक्स के 5 क्वेश्चंस थे, वो भी बहुत इजी थे जिसको आप सिंपली आंसर कर सकते थे। एरर स्पॉटिंग से आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये भी इजी टू मॉडरेट था बिल्कुल ही। और जो चौथा टॉपिक है मिस स्पेल्ड, इसमें से 5 क्वेश्चन आए थे, अब वो भी इजी टू मॉडरेट थे। और क्लोन्स टेस्ट से भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये भी इजी टू मॉडरेट थे बिल्कुल ही। और इसके बाद आप हम सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है टॉपिक आता है आपके स्ट्रेटेजी। आपको सिलेबस पता चल गया है, एग्जाम पैटर्न पता चल गया है और किस तरह से प्रीवियस ईयर क्या क्या पेपर आया था उस आपको एनालाइज पता चल गया है कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको अब जो 5वां है वो स्ट्रेटेजी कैसे करनी है, आपको किस तरह से तैयारी करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले और आसानी से आप क्वालिफाई कर जाएं। तो स्ट्रेटेजी आपको क्या अपनानी है, तो हम जानते हैं स्ट्रेटेजी क्या है। सबसे पहले आपको स्ट्रेटेजी अपनानी है कि टॉपिक वाइज स्टडी करें। आप टॉपिक वाइज अगर स्टडी करेंगे कि जैसे रीजनिंग का उठाया तो आपने टॉपिक वाइज स्टडी किया, पजल, नंबर सीरीज, ये सारे हैं जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उनका टॉपिक वाइज स्टडी करें। क्योंकि आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लगता है जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उसे टॉपिक वाइज इसका स्टडी करें। टॉपिक वाइज स्टडी करने से ये होगा कि आप हर टॉपिक को मजबूती से आसान और अच्छी तरह से उसके स्टडी कर सकते हैं। अगर आप बहुत सारे टॉपिक्स को एक साथ स्टडी करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर टॉपिक वाइज उसको बांटेंगे क्या जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं उससे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं तो आपको आसानी होगा। फिर टॉपिक वाइज स्टडीज करने के बाद दूसरे नंबर पे आपको उनकी प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे आपने पजल का टॉपिक बिल्कुल तैयार कर लिया है तो उसकी प्रैक्टिस चालू कीजिए, पजल्स के क्वेश्चंस लेना उसके प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए। जब आपकी प्रैक्टिस आपको अच्छी तरह हो जाए तो फिर तीसरा आपको टॉपिक वाइज टेस्ट लेना चालू कीजिए। हर टॉपिक के वाइज आप उसका टेस्ट दीजिए जिससे आपको पता चले कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था, मैं इसमें कितना मार्क्स ला पा रहा हूँ। टॉपिक वाइज इसका टेस्ट देने से आपको ये पता चलेगा इस सेक्शंस में आपको टॉपिक वाइज आपको इस टॉपिक पे कितनी पकड़ है, कितनी आसानी से आप जवाब दे सकते हैं, कितना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, इसका एनालाइज करना फिर कर सकते हैं। तो चौथा है टॉपिक वाइज टेस्ट देने के बाद आप उसको टेस्ट को एनालाइज करें कि आपकी क्या क्या गलती थी, कौन से टॉपिक में आप ज्यादा गलती कर रहे हैं, कौन से टॉपिक में आप ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, कहाँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, किस टॉपिक आपको आसानी से आप क्लियर कर पा रहे हैं, ये सारा एनालाइज कीजिए। ये सब जब टॉपिक वाइज क्लियर हो जाए तो फिर आपको सेक्शन वाइज आपको टेक्स्ट देने चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सेक्शंस वाइज भी आपके टाइम फ्रेम में बांटा गया है कि आपको एक सेशन करने के लिए आपको मिनिमम टाइम दिया जा रहा है। तो आपको सेक्शन वाइज भी आपको टाइमिंग का ध्यान रखने के लिए आप सेक्शन वाइज इसका टेस्ट दीजिए, ताकि सेक्शन वाइज टेस्ट देने से आपको पता चलेगा कि आपका टॉपिक कौन से टॉपिक में आपको कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है। अगर आपको 20 मिनट का टाइम मिल रहा है तो इस सेक्शन में आप कितने से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्या क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे, कौन से सेक्शन में ज्यादा आपको ध्यान देना है, इसके बारे में आप डिटेल में आप स्ट्रेटेजी कर पाएंगे। तो इस वीडियो से मुझे आशा करता हूं कि मैं आपको समझा सकाऊंगा कि आपको किस तरह से आरबीआई असिस्टेंट की जो तैयारी करनी चाहिए जिससे आप आसानी से आरबीआई असिस्टेंट क्लियर कर सकते हैं। कौन से 5 से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, किस तरह स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप आरबीआई असिस्टेंट आसानी से क्लियर कर सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर ले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप हम इसी तरह के आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो बना के ला सके ताकि आप आसानी से एग्जाम क्लियर कर पा सके।